अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं जी आप सब लोग। एक और लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। आज का जो लेक्चर है वो है जी हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। अब अगर बात करते हैं तो इससे पहले नंबर पर हमने ये बात डिस्कस की थी कि कैपेसिटर है क्या। कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करती है। फिर मैंने ये बताया कि अगर मैं इससे भी बेहतरीन डेफिनेशन की बात करता हूं तो कैपेसिटर बेसिकली एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है। ये एनर्जी को क्या करती है? स्टोर करती है। तो आज मैं एनर्जी स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर के लिए रिलेशन ड्राइव करना चाहता हूं, जिससे मैं देखकर बता सकूं कि कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अब अगर मैं बात करता हूं तो मैं बात को शुरू से स्टार्ट करूंगा। ये बेटा आपके पास एक कैपेसिटर है, इसको मैंने जोड़ दिया बैटरी के साथ। जब इस कैपेसिटर को मैंने बैटरी के साथ जोड़ा, अभी स्विच को रखा हुआ था ओपन। अब मैंने स्विच को क्या किया? क्लोज किया। अब जब स्विच को क्लोज किया तो मैं यहां पर लिखता हूं चार्जिंग स्टार्ट्स। चार्जिंग स्टार्ट्स। अब जैसे ही हमारा चार्जिंग जो है ये स्टार्ट होगा तो ऐसी सिचुएशन में मैं उस लम्हे की बात कर रहा हूं कि अभी मैंने इस स्विच को बंद ही किया था। अभी बंद ही किया था तो उस लम्हे के ऊपर क्या काम होगा? गौर करना जरा। उस लम्हे के ऊपर जो चार्ज होगा Q, ये हमारे पास होगा 0 के बराबर, क्योंकि मैंने अभी ये कहा है कि मैंने स्विच को क्लोज किया है। जब क्लोज किया है उस लम्हे के ऊपर अभी कैपेसिटर के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आया होगा। जब चार्ज नहीं आया होगा तो चार्ज 0, तो हमारे पास वोल्टेज भी किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। अब वोल्टेज 0 होगा लेकिन हमारे पास होगा क्या? गौर करना जरा। ऐसी सिचुएशन में करंट जो होगा ये मैक्सिमम होगा। करंट क्या होगा? मैक्सिमम होगा। गौर करना जरा। जैसे ही स्विच को क्लोज किया, अब बात को गौर के साथ जरा समझिएगा। जैसे ही स्विच को क्लोज किया, अब क्लोज किया तो ये बैटरी का था पॉजिटिव टर्मिनल। इसने इधर से एक इलेक्ट्रॉन को खींचकर बाहर निकाला। अभी खींचकर बाहर निकाला था, मैं उस लम्हे की बात कर रहा हूं। अभी खींचकर बाहर निकाला था तो इसके उस वक्त निकलते हुए यहां पर चार्ज आने में थोड़ा सा टाइम डिले होगा। तो जैसे ही ये बाहर निकला, अभी चार्ज नहीं आया तो चार्ज क्या है? 0। वोल्टेज भी क्या है? 0। लेकिन चार्ज बाहर निकलकर चल पड़ा तो टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या कहलाता है? करंट कहलाता है। टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या कहलाता है? करंट। तो स्टार्ट में इन चार्जेस का फ्लो जो होगा ये मैक्सिमम होगा। तो करंट क्या है? मैक्सिमम है। करंट क्या है? मैक्सिमम। अब इसके बाद अगर नेक्स्ट चीज की बात करता हूं तो नेक्स्ट चीज आ जाता है जी फुली चार्ज। कि जब आपका कैपेसिटर जो है ये हो गया फुली चार्ज। जब आपका कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया तो फुली चार्ज का मतलब क्या था? गौर करना जरा। उस लम्हे के ऊपर जब कैपेसिटर मुकम्मल चार्ज हो गया तो चार्ज हो जाएगा मैक्सिमम। चार्ज मैक्सिमम तो वोल्टेज भी मैक्सिमम, क्योंकि Q और V प्रोपोर्शनल है आपस में। अब गौर करना, चार्ज मैक्सिमम, वोल्टेज मैक्सिमम। जब आपका कैपेसिटर मुकम्मल तौर पर चार्ज हो जाता है तो उस लम्हे पर सर्किट में मजीद चार्ज का फ्लो रुक जाता है। जब चार्ज का फ्लो रुक गया तो करंट क्या हो जाएगा? मिनिमम, यानी कि 0 के बराबर हो जाएगा। मतलब क्या है कि जब ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया कि ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, नेगेटिव 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 नेगेटिव, तो जब कैपेसिटर मुकम्मल चार्ज पर चार्ज मैक्सिमम, वोल्टेज मैक्सिमम। अब जब मुकम्मल चार्ज हो गया तो बैटरी क्या मजीद चार्ज को फ्लो करवाएगी? नहीं। सर्किट में से चार्ज फ्लो करेगा? नहीं। जब चार्ज फ्लो नहीं करेगा तो करंट क्या हो जाएगा? 0 के बराबर। करंट क्या हो जाएगा?
0 के बराबर हो जाएगा। अब ना इस पूरे सिनेरियो में अगर मैं बात करता हूं तो मुझे ये बताएं कि जब आपका कैपेसिटर चार्ज हुआ, मैंने जैसे स्विच क्लोज किया तो क्या पूरा का पूरा कैपेसिटर फुली चार्ज उसी वक्त हो गया? आप कहोगे नहीं, आप कहोगे उस कैपेसिटर को चार्ज होने में टाइम लगेगा। क्या लगेगा? टाइम लगेगा। कैसे भला? गौर करना, जरा गौर के साथ बात सुननी है। अब हुआ क्या, लेट कर लो ये बस है। अब बस जो थी ये खाली थी, कंडक्टर आवाज लगा रहा है भाईजान लोदना, भाईजान लोदना, भाईजान लोदना। अब सवारियां देखेगी अंदर सीटें ही खाली हैं तो लोग भाग के बस के ऊपर चढ़ जाएंगे। कहोगे यार चलो सीटें खाली हैं, एवं सीट मिल रही है, बैठ जाते हैं जाके। शुरू के अंदर जब बस खाली होगी तो ज्यादा से ज्यादा लोग बस के ऊपर चढ़ेंगे। मतलब क्या है कि शुरू में जब कैपेसिटर चार्ज इधर से इधर आता है तो एज उसे ऑपोजिशन का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि बस खाली है, कैपेसिटर खाली है। तो अभी जब इधर से इधर आएगा, गौर करना बात के ऊपर, ये इधर से इधर आ गया, गौर करना जरा बात के ऊपर। शुरू में बस खाली थी तो ऑपोजिशन का सामना नहीं करना पड़ा। इधर से एक और इलेक्ट्रॉन निकला, जब वो इधर आके डिपॉजिट होगा तो इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव। फिर इधर से एक और इलेक्ट्रॉन निकला, इधर आके डिपॉजिट हुआ, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। अब बस भरती जा रही है। जब बस भरती जाएगी तो अब आपको धक्कम पील स्टार्ट हो जाती है। लोग कहते हैं परामर, मतलब वो कहते हैं भाईजान अपनी सीट तलाश करो। आपको बड़ी मुश्किल होती है सीट तलाश करने में, तो भरी हुई बस के ऊपर इतनी जल्दी कोई भी नहीं चढ़ता। तो अगर आप जबरदस्ती चढ़ेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? वर्क डन। क्या करना पड़ेगा? वर्क डन। पॉइंट क्या है? शुरू में ये नेगेटिव इधर से इधर आएगा तो अपोजिशन का सामना नहीं, लेकिन जब इस पर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो अब ये नेगेटिव इधर से इधर आएगा तो उसको रिपल्शन का सामना करना पड़ेगा। तो अब ये बैटरी उस रिपल्शन के खिलाफ क्या करवाएगा? वर्क डन। क्या करवाएगा? वर्क डन। कि ये चार्ज ऐसे ही इधर से इधर नहीं आएगा, तो इस रिपल्शन के खिलाफ जब ये बैटरी वर्क डन करवाएगा तो वो ही वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इन प्लेट्स में, चार्जेस में स्टोर हो जाती है। तो ये पॉइंट मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर का कंसेप्ट क्या है कि चार्ज इधर खुद ब खुद नहीं आता, बल्कि बैटरी को चार्ज के ऊपर वर्क डन करना पड़ता है ताकि वो उसको इधर से इधर लाके डिपॉजिट करवाए। ये वही कमाल है, यहां पर बैटरी का वही काम है जो कंडक्टर का बस में होता है कि जैसे ही बस भर भी जाती है वो फिर भी आपको झूठ बोल देता, भाईजान सीटा ही सीटा ने, तो वो झूठ बोल के फिर भी जैसे जैसे करा के आपको अंदर घुसा देता है। तो है क्या पॉइंट कि बैटरी यहां पर वर्क डन करती है और वही वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी चार्जेस में स्टोर हो जाता है। अब गौर करना जरा। तो वर्क डन बाय बैटरी वो कितना होगा? W इज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V। Q इंटू डेल्टा V कि जो वर्क डन बैटरी कर रही है वो Q एंड पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होगा? प्रोडक्ट होगा। Q एंड पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होगा? प्रोडक्ट होगा। अब अगली बात, अब यहां पर जो डेल्टा V है ये बेसिकली क्या है? यहां पर जो डेल्टा V है ये बेसिकली है एवरेज वोल्टेज। ये क्या है? एवरेज वोल्टेज। वजह बेटा जब कैपेसिटर चार्ज नहीं था तो वोल्टेज था 0 एंड जब मुकम्मल चार्ज हो गया तो वोल्टेज हो गया मैक्सिमम। तो 0 से वोल्टेज मैक्सिमम यकदम तो नहीं हुआ, स्टेप बाय स्टेप हुआ है। तो इस वजह से जो मैंने वोल्टेज यहां पर लिखा है वो सिंपल वोल्टेज नहीं है, बल्कि मैं लूंगा एवरेज, क्योंकि वोल्टेज कांस्टेंट नहीं है। तो मैं जब एवरेज वोल्टेज लूंगा तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जरा गौर करना बात के ऊपर, ऐसी सिचुएशन में जरा गौर करना। हेयर जो हमारे पास डेल्टा V है ये बेसिकली एवरेज वोल्टेज है।
तो एवरेज वोल्टेज लेने का तरीकेकार क्या होता है, एवरेज वोल्टेज इज इक्वल टू इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2। तो ये एवरेज वोल्टेज जो होगा ये बराबर आ जाएगा हाफ वी के। सो हमारे पास ऊपर वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, हमारे पास ऊपर वाली इक्वेशन बन जाएगी W इज इक्वल टू हाफ Q मल्टीप्लाई बाय V, हाफ Q मल्टीप्लाई बाय V। अब ये जो वर्क डन है यही वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी वहां पर चार्जेस में स्टोर हो जाएगा। नाउ अगर मैं इस वर्क डन की बात करता हूं तो यही वर्क डन जो है वो बेसिकली एनर्जी के बराबर होगा जो चार्जेस में स्टोर हुई है। तो मैं इस W की जगह पर क्या पुट कर दूंगा, मैं इस W की जगह पर पुट कर देता हूं एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू हाफ Q मल्टीप्लाई बाय V। तो ये हमारे पास आ गया जी एनर्जी स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर का रिलेशन। अब गौर करना जरा, अब आगे चलता हूं तो बच्चा कहेगा सर एक बात का जवाब तो दे। क्या सर, ये बताएं, आपने कहा कि ये एवरेज वोल्टेज है, आपने कहा ये एवरेज वोल्टेज है। अब ये जो एवरेज वोल्टेज है तो वो एवरेज क्यों लिया, क्योंकि शुरू में वोल्टेज 0 बाद में मैक्सिमम, तो एकदम वोल्टेज चेंज नहीं हो रहा। अब बच्चा फिर ये सोचता है कि सर ने चार्ज का एवरेज क्यों नहीं लिया, क्योंकि चार्ज शुरू में 0 था बाद में मैक्सिमम हो गया। अब मैं इसकी मिसाल आपको देकर समझाता हूं। बेटा ये बताएं, हमारे पास जो डैम होता है, डैम, उसमें डैम के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होती है, डैम में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो बेसिकली मेजॉरिटी डिपेंड ही किस पर करती है, पानी के लेवल के ऊपर, पानी की मिकदार पर नहीं, पानी के लेवल के ऊपर, हाइट के ऊपर डिपेंड करती है। तो यहां पर यूं समझ लो कि पानी की मिकदार जो है वो Q है और पानी का लेवल जो है V है। तो जो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर है वो मेजॉरिटी डिपेंड अगर देखा जाए तो करती ही किस पर है, पानी के लेवल के ऊपर, यानी कि वोल्टेज के ऊपर, ना कि पानी की मिकदार के ऊपर। तो इस वजह से जो हम यहां पर एवरेज ले रहे हैं वो किसका ले रहे हैं, वोल्टेज का एवरेज ले रहे हैं, ना कि चार्ज का एवरेज ले रहे हैं। तो ये चीज याद रखनी है। अब अगर मैं इसी तरह से बात करता हूं तो ये मेरे पास रिलेशन आ गया एनर्जी स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर। तो मुझे किसी भी लम्हे पर वोल्टेज पता हो, चार्ज पता हो, तो मैं एनर्जी स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर निकाल सकता हूं। अब मैं इसी चीज को मजीद मॉडिफाई कर देता हूं। अगर वोल्टेज को मैं मान लेता हूं कांस्टेंट, अगर मैं वोल्टेज को क्या मान लेता हूं, कांस्टेंट, इफ वोल्टेज इज कांस्टेंट, अगर मैं वोल्टेज को कांस्टेंट मानता हूं तो गौर करना जरा, एज तो बेटा Q किसके बराबर हो जाता है, Q इज इक्वल टू CV। सो इसको मैं कह देता हूं जी इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। सो पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 में जब वैल्यू को पुट करूंगा तो मेरे पास एनर्जी स्टोर्ड का रिलेशन क्या बन जाएगा, एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू हाफ, Q की जगह पर मैंने CV पुट कर दिया, CV मल्टीप्लाई बाय ये वाला V एज इट इज। तो ये हमारे पास आ जाएगा एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू हाफ CV का स्क्वायर। तो ये एक और रिलेशन आ गया एनर्जी स्टोर्ड का, ये एक और रिलेशन आ गया एनर्जी स्टोर्ड का। अब गौर करना जरा, इसी तरह से अगर मैं एज्यूम करता हूं चार्ज कांस्टेंट, कि अगर हमारे पास चार्ज जो है ये कांस्टेंट है, तो अगर मैं चार्ज को कांस्टेंट एज्यूम कर लेता हूं तो ऐसी सिचुएशन में क्या लिखूंगा, गौर करना जरा, एज, अगर मैं इधर उसको ऊपर लिख देता हूं,
एज चार्ज, अगर चार्ज कांस्टेंट एज्यूम करता हूं, चार्ज को मैं अगर कांस्टेंट एज्यूम करता हूं तो गौर करना जरा, एज, अब रिलेशन वही है Q इज इक्वल टू सी ओवर वी, तो यहां से V का वैल्यू निकाल लो, V इज इक्वल टू Q ओवर C, तो ये हमारे पास चीज क्या बन जाएगी, V इज इक्वल टू Q ओवर C। ये हमारे पास था इक्वेशन नंबर 1, इसको कह देता हूं इक्वेशन नंबर 2। तो अब क्या करता हूं, अब गौर करना जरा, इक्वेशन नंबर 1 में पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, V की जगह पर ये वाला वैल्यू पुट कर देता हूं, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये हमारे पास चीज आ जाएगा एनर्जी इज इक्वल टू हाफ Q। अब V की जगह पर Q ओवर C पुट कर दिया, तो जब V की जगह पर Q ओवर C पुट किया तो ये हमारे पास आ गया एनर्जी इज इक्वल टू हाफ Q मल्टीप्लाई बाय Q स्क्वेयर डिवाइडेड बाय C, Q स्क्वेयर डिवाइडेड बाय C। तो ये हमारे पास एक और रिलेशन निकल आया, एनर्जी स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर। तो गौर करना जरा, इसको मैं कह देता हूं जी इक्वेशन नंबर 3 कह देता हूं। तो गौर करना, पॉइंट क्या है, हमारे पास ये वाला जो रिलेशन है ये भी एनर्जी स्टोर्ड का है, ये वाला जो रिलेशन है ये भी एनर्जी स्टोर्ड का है, ये वाला जो रिलेशन है ये भी एनर्जी स्टोर्ड का है, लेकिन ये वाला रिलेशन इस्तेमाल करना पसंद करूंगा जब वोल्टेज कांस्टेंट होगा, एंड ये वाला रिलेशन इस्तेमाल करना पसंद करूंगा जब चार्ज कांस्टेंट होगा। अगेन मैं समझा देता हूं बेटा बात को, बच्चा ये समझता है कि शायद वोल्टेज कांस्टेंट होगा तो लाजमी यही रिलेशन लगाना है, नहीं, लगाने को ये भी लगा सकते हो, लगाने को ये भी लगा सकते हो, ठीक है बेटा। अब ये कौन सा बेटा हमने अडॉप्ट किए थे, हैं तो ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड ही निकले, तो एक दूसरे से ही है ना, तो गौर करना जरा, लेकिन मैं ये लगाना पसंद करूंगा, इस्तेमाल करना पसंद करूंगा, मेरे लिए वोल्टेज कांस्टेंट पर इसको इस्तेमाल करना आसान होगा जवाब निकालने के लिए, जबकि चार्ज कांस्टेंट तो इसको इस्तेमाल करना मेरे लिए आसान होगा। मैं मिसाल देता हूं आपको बेटा, गौर करना जरा, गौर करना। अब अगर मैं कहता हूं बेटा बताएं कौन से वाला मार्कर इस्तेमाल करूं, आप कह देते हैं ब्लू मार्कर, ठीक है मैं ब्लू कर सकता हूं, इसका मतलब है मैं ब्लैक और रेड नहीं कर सकता, वो भी कर सकता हूं, लेकिन जब पसंद की बात आ रही है तो ये तब इस्तेमाल करना पसंद करूंगा जब वोल्टेज कांस्टेंट, और ये तब इस्तेमाल करना पसंद करूंगा जब चार्ज कांस्टेंट होगा। तो ये हमारे पास आ गया जी एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर के रिलेशन निकालनी है। अब हम ये कहते हैं बेसिकली हम ये कहते हैं ये तो था एनर्जी स्टोर्ड ऑन द प्लेट्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज, लेकिन यार इन प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो मौजूद होती है, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होती है तो बेसिकली उस फील्ड में भी तो एनर्जी स्टोर होती है ना, उस फील्ड में भी क्या स्टोर होती है, एनर्जी स्टोर होती है। इसकी निशानी क्या है कि अगर मैं कोई चार्ज को इधर रखता हूं तो ये फील्ड उसको मूव करवा देगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास एनर्जी जो है वो प्लेट्स के दरमियान भी स्टोर होती है। तो अब मैं प्लेट्स के दरमियान जो फील्ड में एनर्जी स्टोर है उसके लिए एक रिलेशन ड्राइव करना चाहता हूं। तो गौर करना, मैं बेसिकली एनर्जी डेंसिटी का रिलेशन निकालना चाह रहा हूं, एनर्जी डेंसिटी का। तो गौर करना जरा, जब मैं एनर्जी डेंसिटी के रिलेशन की बात करता हूं, एज हमने रिलेशन अभी भी निकाला है एक एनर्जी का कि एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल्स टू हाफ CV का स्क्वायर। ये भी हमने रिलेशन ड्राइव किया जी एनर्जी स्टोर्ड का। मैंने कहा तीनों लगा सकता हूं, जरूरत हस्बे जायका तीनों लगा सकता हूं, मुझे ये पसंद आ रहा है मैंने ये लगा लिया। गौर करना जरा, हेयर। अब मैं क्या कहता हूं, अब मैं ये अज्यूम करता हूं कि हमने लास्ट टाइम कैपेसिटेंस का रिलेशन पढ़ा था, वो कैपेसिटेंस का रिलेशन था C इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट R डिवाइडेड बाय D।
एंड वोल्टेज का भी रिलेशन हमने पढ़ा हुआ है, V इज इक्वल टू ई डी। तो ऊपर वाली इक्वेशन में कैपेसिटेंस एंड वोल्टेज की जगह पर वैल्यूज को रिप्लेस कर दें। तो जब मैं वैल्यूज को रिप्लेस करूंगा तो देखिएगा जरा ये चीज मेरे पास क्या आ जाएगी, और कीजिएगा जरा बात के ऊपर, पुटिंग वैल्यूज। तो जब मैं वैल्यूज को पुट करता हूं तो ये चीज मेरे पास क्या बन जाएगी, ये चीज मेरे पास आ जाएगी जी एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एज इट इज। अब C की जगह पर ये वाली वैल्यू A एप्सिलॉन R डिवाइडेड बाय D, एंड V स्क्वेयर है, वोल्टेज का स्क्वेयर है, तो फिर इसको भी स्क्वेयर करके लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी स्क्वेयर एंड D का भी स्क्वेयर आ जाएगा। अब गौर करना जरा, ये D से स्क्वेयर क्या हो जाएगा, कैंसल। तो जो बाकी चीज है वो हमारे पास क्या बच जाएगी, E एनर्जी इज इक्वल टू हाफ, तो ये हमारे पास आ जाएगा एप्सिलॉन R फिर E का स्क्वेयर। अब गौर करना जरा, ये एरिया एंड D इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये गौर करना जरा, ये चीज बन गई। अब गौर कीजिएगा जरा, अब ये हमारे पास आ गया जी एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन R E का स्क्वेयर। तो बेटा ये क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू डिस्टेंस, मतलब कि प्लेट्स के दरमियान जो फासला है D और ये जो एरिया है, अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये प्लेट्स के दरमियान जो वॉल्यूम बन रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, वो नहीं होगा। मतलब सीधी सी बात है बेटा, एरिया के यूनिट्स होते हैं मीटर स्क्वायर एंड डिस्टेंस के यूनिट होते हैं मीटर, तो मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय मीटर क्यूब, तो जो कि किसके यूनिट हैं, वॉल्यूम के। तो आसान लफ्जों में एरिया मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस ये क्या बता देगा, वॉल्यूम बता देगा। तो ये मेरे पास आ गया जी वॉल्यूम। अब इसको इधर ला के डिवाइड कर दो, तो ये आ गया एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन R E का स्क्वेयर। तो ये चीज हमारे पास क्या बन जाएगा, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन R E का स्क्वेयर। तो ये हमने एक फाइनल रिलेशन ड्राइव कर लिया, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और ये रिलेशन क्या बताता है कि जो प्लेट्स के दरमियान फील्ड में एनर्जी स्टोर हो रहा है वो डिपेंड करता है नंबर 1 मीडियम के ऊपर एंड नंबर 2 प्लेट्स के दरमियान जो फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब बेटा एक बात याद रखनी है, ये रिलेशन एनर्जी स्टोर का है, ये एनर्जी स्टोर का है, ये भी एनर्जी स्टोर का है, ये वाला रिलेशन भी एनर्जी स्टोर का है, लेकिन ये एनर्जी का नहीं है, ये एनर्जी डेंसिटी का रिलेशन है। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि ये हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज नोन एज एनर्जी डेंसिटी आ जाएगा। अब इसी से रिलेटेड एक एमसीक्यू आपसे डिस्कस कर लेता हूं, गौर करना जरा। if a dielectric of value epsilon R is equal to 2 is inserted between the plates of a parallel plate capacitor, then energy
डेंसिटी देन एनर्जी डेंसिटी। अल्फा ऑप्शन हमारे पास आ जाता है, बीटा ऑप्शन आ जाता है, चार्ली आ जाता है, डेल्टा आ जाता है। अल्फा हमारे पास है ई, बीटा है E/2, चार्ली है 2E या डेल्टा है E/4। मैं दोबारा से सवाल को समझा देता हूं कि हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर हम एक डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं और इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू है, डाइलेक्ट्रिक की जो वैल्यू है, उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसका वैल्यू है 2 के बराबर। तो ये इंसर्ट करने से इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, सॉरी इसको इंसर्ट करने से एनर्जी डेंसिटी पर क्या फर्क पड़ेगा, इसको इंसर्ट करने से एनर्जी डेंसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। मैं एनर्जी का नहीं पूछ रहा, मैं एनर्जी डेंसिटी का पूछ रहा हूं और यहां पर E एनर्जी डेंसिटी को शो कर रहा है। तो गौर करना जरा, बच्चे कहेंगे सर आपने अच्छा सवाल पूछा। सिंपल सी बात है कि एप्सिलॉन R जो है वो 2 है, तो जब ये 2 होगा तो एनर्जी डेंसिटी इसका मतलब है पहले के मुकाबले में डबल हो जाएगी, पहले के मुकाबले में डबल हो जाएगी। बिल्कुल बेटा, आपने बड़ा जबरदस्त किस्म का गलत जवाब दिया है, तो गौर करना जरा। अब अगर मैं इसी चीज को लेकर चलता हूं, मैं कहता हूं ठीक है मैं आपकी बात मान लेता हूं, लेकिन एक बात पे गौर करना जरा। हाफ एप्सिलॉन नॉट, अब एप्सिलॉन R की जगह पर मैंने 2 पुट कर दिया, फिर बेटा आगे आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मुझे यह बताएं कि मैंने जब आपको पढ़ाया था कि डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू रिड्यूस हो जाता है, कितना रिड्यूस होता है, एप्सिलॉन R टाइम्स। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, मैंने कहा था डाइलेक्ट्रिक डालने पर फोर्स कम होगा, कितना, एप्सिलॉन R टाइम। इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, कितना, एप्सिलॉन R टाइम। पोटेंशियल कम होगा, कितना, एप्सिलॉन R टाइम। कैपेसिटेंस बढ़ेगा, कितना, एप्सिलॉन R टाइम। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कम होगा, कितना, एप्सिलॉन R टाइम। यानी कि मैं E को 2 पर डिवाइड कर दूंगा, एप्सिलॉन R पर डिवाइड कर दूंगा। तो ऐसी सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड को भी मैं 2 पर क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। मैं जस्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो अगर मैं डायरेक्ट यहां पर स्क्वायर ले लूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये जो 2 था इसको साइड पे कर लिया, तो ये एप्सिलॉन नॉट, सॉरी इस वाले 2 को साइड पे किया, बाकी अंदर वाला रिलेशन एज इट इज हाफ एप्सिलॉन नॉट E का स्क्वायर, जो कि एनर्जी डेंसिटी का रिलेशन है। इसका मतलब है E/2 एनर्जी डेंसिटी हाफ हो जाएगी पहले के मुकाबले में। तो ये चीज आपने याद रखनी है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।